जानकारी आज लेंगे वो सॉल्युबिलिटी पर लेंगे, और सॉल्युबिलिटी पर ये देखेंगे सॉल्युबिलिटी की परिभाषा क्या होती है। दूसरी जो जानकारी हम लोग लेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्युबिलिटी में ये भी देखेंगे कि अगर किसी चीज़ की मिक्सिंग अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो किस हद तक जाएगा, उस पर कौन कौन चीज़ पर ये डिपेंडेंट है। पहले थोड़े से स्टेप्स हम लोग समझ लें, फिर आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी की परिभाषा क्या होनी चाहिए, या फिर इसके बाद हम लोग इसको फर्दर डिफाइन करेंगे। तो कहता है, पहला जो वर्ड इसमें कहता है कि कितना सॉल्यूट, कितना सॉलिड पार्टिकल जो है 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलेगा, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलेगा, और इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी। तो कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स, केजी में नहीं लेना है, ग्राम्स में लेना है, इन ग्राम्स। तो ग्राम्स किस में, कितने ग्राम्स में, तो 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और साथ में ये भी रखना है चाहिए एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, चूँकि टेम्परेचर का फेर बदल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में भी असर होने लगता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर लोअर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी लेस होगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, दैट इज़ द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज़ रेफर्ड एज सॉल्युबिलिटी। तो इस पर एक बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कहते हैं कि जब सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फर्दर जो डिसोल्यूशंस है, वो डिज़ोल्विंग कैपेसिटीज़ जो है सॉल्यूट की, वो नहीं हो पाएगी, और सॉल्यूट जो है वो बॉटम में सेटल्ड होने लगेगा। दैट विल बी रेफर्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग पहले देख लें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड से फिर एक और हिस्सा अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज़ द सैचुरेटेड वन, और इसके बाद जो हम लोग जानकारी लेंगे वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो यहाँ पर जो जानकारी में हम लोग समझ रहे हैं अनसैचुरेटेड में, तो कहता है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट्स आर बीइंग एडेड, जब तक सॉल्यूट ऐड होता चला जाएगा वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड फॉर्म में। हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन in which more of the solute can be dissolved in a given temperature और fixed temperature, आप कह सकते हैं given temperature और fixed temperature। तो जैसे एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि चीनी जब तक पानी में घुलती रही, गिवन एक गिलास पानी अगर ले लिया, या 100 ग्राम पानी ले लिया, या 1 लीटर पानी ले लिया, चीनी जब तक उसमें घुलती रही तो वो क्या केस हुआ, अनसैचुरेटेड। और लेकिन जहाँ घुलना बंद हो गया तो वो कंडीशन चेंज हो गया। तो उसको हम लोग दूसरे हिस्से में पढ़ते हैं, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कहता है ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर of the solute can be dissolved। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a solution in which no more of the solute can be dissolved at a given temperature। अब यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर पर कहता है कि जो डिज़ोल्विंग है वो स्टॉप हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि लिक्विड के बीच में जो स्पेस है, वॉइड्स स्पेस है, वो चीनी के जो ब्रेकअप पार्टिकल्स है, फर्दर ब्रेकअप पार्टिकल्स है, वो गैप्स को भर देते हैं, और जब तक गैप्स खाली रहता है तब तक भरते रहते हैं, तो उसको अनसैचुरेटेड रहेगा। लेकिन एक बार जैसे ही वो गैप्स टोटली फिल्ड हो गया तो फर्दर जो डिसोल्यूशंस है वो स्टॉप हो जाता है, और जब वहाँ स्टॉप हो गया उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं
उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर, कोई चीज़ सुपर है, जैसे हम लोग बात करें कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि चेतन जो है मेहनत करता है, या फिर ऐसे समझ लो कि चेतन 4 बार पढ़ता है तो उसको वो चीज़ समझ में आती है। वही चेतन दूसरा सब्जेक्ट को 1 बार पढ़ता है तो उसके समझ में आ जाता है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, रिपीटेडली है। तो उसी तरह जब तक सॉल्यूट डिज़ोल्व करता चला गया तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड, और जहाँ एक बार स्टॉप्ड हो गया उसको कहते हैं सैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सुपर सैचुरेटेड की बात करेंगे तो कहता है कि जहाँ सॉल्यूट कंटेंट सॉल्वेंट कंटेंट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए तो जो फर्दर डिज़ोल्व सॉल्यूट है वो क्रिस्टल आउट हो जाता है, क्रिस्टलाइज आउट होता है। जैसे थोड़ा देर के लिए बात करें, हम लोग जलेबी के रस है, जलेबी के रस में अगर हम लोग जानकारी रखते हैं तो रस में हम लोग जलेबी छान करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें मिठास होता है, लेकिन वो जलेबी का जो रस है जैसे ही ठंडा होगा उस पर एक परत छा जाती है, और वो परत कुछ और नहीं, चीनी की परत रहती है। तो ये कहा गया कि पहले तो ये डिज़ोल्व था, लेकिन जैसे ही कूलिंग किया गया तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स आर बीइंग क्रिस्टल्ड आउट। तो सच सॉल्यूशन आर रेफर्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर क्या कह सकते हैं, तो हम लोग सीधा कहेंगे ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स more solute than would be necessary to saturate at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 3 कंडीशन को स्टडी किया, और तीनों कंडीशंस में हम लोगों ने देखा एक सैचुरेटेड था, एक अनसैचुरेटेड था, एक सुपर सैचुरेटेड था। लेकिन इससे हम लोग को कुछ ख़ास नहीं मिला। लेकिन जहाँ पर हम लोग को इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो वो हम लोग को है कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों पर आधारित है। तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटीज़ को फिर हम लोग समझ में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। तो इसके अंदर में हम लोग 2 कंडीशन लिख सकते हैं, एक जो है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा जो है हम लोग को फैक्टर्स जो देखना है वो फैक्टर्स कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी 2 कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्सोथर्मिक। तो दोनों पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो अब हम लोग के लिए क्या पढ़ना होगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द टेम्परेचर। तो इस चीज़ों को हम लोग समझा जाए। पहले नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में समझे। पहला जो है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा जाए तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग को क्या देखना चाहिए। तो एक कोटेशन हम लोग को याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
देखिएगा, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, माधवी छात्र हैं, माधवी, तो आपकी संगत जो रहेगी उसी तरह के छात्र में। अगर आप ये बैक बेंचर्स रहेंगे तो जो बैक बेंचर सीटर्स रहेंगे वो आपकी संगत भी वैसे रहेगी। तो एक ये दिमाग में बात को रखिएगा कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके दोस्त होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक। तो इसका मतलब है लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक को थोड़ा इलाबरेट और किया जाए तो ये हम लोग को बताता है कि अगर सॉल्यूट आयोनिक है और सॉल्वेंट आयोनिक है तो वो इजीली सॉल्युबल है, लेकिन अगर सॉल्यूट आयोनिक है और सॉल्वेंट नॉन आयोनिक है तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसी को थोड़ा सा ध्यान दे करके लिख सकते हैं, दी ionic and polar solute dissolve easily in polar solvent, while the non-polar solute dissolve easily in non-polar solvent। अगर इसी जगह पर हम लोग एक एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कहा जाए ऑर्गेनिक में हम लोग ले लिया, ऑर्गेनिक में ले लिया बेंजीन को। बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इसमें अगर हम लोग डिज़ोल्व करना चाहें नॉन पोलर को तो ये डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर अगर दूसरे हिस्से में अगर हम लोग बात करें कि अगर शुगर को बेंजीन में मिलाना चाहें तो इजीली मिल जाएगा, और अगर यहाँ नहीं, कंडीशन चेंज कर देते, थोड़ा सा टफनेस को हटाते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया कि अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए कंसिडर करें कि ऑयल है और वाटर को मिलाते हैं तो ये नहीं मिलेगा। कहा है कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। लेकिन दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए कि शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनने की वजह से शुगर गेट डिज़ोल्व इजली इन वाटर। तो जो चीज़ नॉन पोलर रहेगा वो पोलर में नहीं मिलेगा, लेकिन शुगर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कैन बी इजली डिज़ोल्व इन वाटर। अगर हम लोग बेंजीन को, पेट्रोल को, केरोसिन को एक दूसरे में मिलाना चाहें, बिकॉज दे आर ऑफ नॉन पोलर नेचर, दे विल गेट इजली डिज़ोल्व इन द पार्टिकुलर सॉल्वेंट। तो उस कंडीशन पर हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही तरह का होगा तभी सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है, और नहीं तो नहीं होगा। इसी चीज़ों पर अगर हम लोग बात करें तो एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं, वो फैक्टर्स होता है कि किसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो कहता है कि इसके पीछे जो कारण है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर जो कारण बनता है, वो हम लोग के लिए बनता है दूसरे आधार पर कि नेचर कैसा है। और नेचर ऑफ द सॉलिड पर बात करेंगे, अगर इसी पर हम लोग नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है दो फैक्टर्स पर। एक होता है लैटिस एनर्जी और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। यहीं पर आप समझ लीजिए, लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है? लैटिस एनर्जी कहता है कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को जो बिंडिंग फोर्सेस है दैट विल बी रेफर्ड एज लैटिस एनर्जी। तो इसको प्रॉपरली हम लोग 1 मोल में कंसिडर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द amount of energy released when 1 mole of ionic solid
is formed from its particles. तो जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस्ड होगी, और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो इसी बेसिस पर हम लोग एक और बात को ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को जो हम लोग ध्यान रखने जा रहे हैं वो दूसरा हिस्सा है हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग ध्यान में रखें। हाइड्रेशन एनर्जी इस फैक्टर पर जब बात करते हैं तो कहता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ions undergo डिसोसिएशन। हाइड्रेशन, डिसोसिएशन वो तो टूटना होता है, हाइड्रेशन यहाँ पर भी पानी में डिज़ोल्व करने को हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन है कि कहता है कि अगर डेल्टा एच हाइड्रोजन जो है हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होगा, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एच से। और अगर हम लोग डेल्टा एच को यहाँ पर बेसिकली रखें तो अगर ये सॉल्यूट्स के लिए डेल्टा एच सॉल्यूशन में सॉल्यूट के लिए अगर ये रहेगा तो कंडीशन क्या रहेगा कि सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ये इज़ नेगेटिव देन द सॉलिड डिसॉल्व्स। तो ये कंडीशन है, अदरवाइज नॉट। तो एक क्वेश्चन हम लोग को यहीं पर आ जाता है कि अगर सॉल्युबिलिटी पर ध्यान में रखा जाए, क्वेश्चन है MgSO4 is highly soluble but BaSO4 is almost insoluble। एक्सप्लेन हो सकता है। तो इसमें कह सकता है लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 इज़ ग्रेटर और मोर देन MgSO4, या फिर हम लोग कह सकते हैं MgSO4 का जो हाइड्रेशन एनर्जी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इसी पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, KSP से। ये कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgSO4 इज़ ग्रेटर देन BaSO4। तो इसी वजह से इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखें। और अगर हम लोग छोटा सा टॉपिक और दूसरा देखते हैं तो ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर में दो हिस्सा हम लोगों ने देखा था। एक देखा था एंडोथर्मिक को प्रोसेस को, और दूसरा हम लोग देखा था एक्सोथर्मिक को प्रोसेस को। तो कहता है कि एंडोथर्मिक में एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड। तो कहता है कि अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज्ड होता है तो वो इसकी एनर्जी रिलीज आउट होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्टली ज़्यादा इलाबरेट हम नहीं करने जा रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर, और इसमें लिखा जाएगा सॉल्युबिलिटी decreases with increase in टेम्परेचर। ये दोनों किस पर डिपेंडेंट है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर इसमें हम लोग यही बेसिक चीज़ पर ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सॉल्ट्स को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं KCl, KNO3, NaNO3, और उसके अगर अंदर देखेंगे डेट विल बी इसमें Na2CO3 वाटर मॉलिक्यूल्स,
तो ये सारी चीज़ों को हम लोग, तो सॉल्युबिलिटी कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि गैप्स बन जाते हैं। लेकिन फिर कहता है कि व्हाट विल बी द कंडीशन इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड दैट ऑफ द एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और एक्सोथर्मिक में वो डिक्रीज करेगा, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ तक हम लोग इसके बारे में बात किया था। ये किसके बारे में बात किया था? दिस टॉपिक्स हैड ऑलरेडी बीन डन फॉर द सॉलिड। इसी तरह सॉलिबिलिटी फॉर लिक्विड पर बात करेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस पर बात करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।